बॉन्डिंग। जरा देखिए, जो सबसे पहली एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस। पहली दो एप्लीकेशंस हम लास्ट लेक्चर के अंदर क्लियर कर चुके हैं, जिसमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A 5A 6A एंड 7A को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम थर्ड प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस। अच्छा, जो आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये किस तरह से क्रिएट होती है? तो असल में जो वाटर है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है इट हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है? जाहिर सी बात है, वैसे तो क्लास के अंदर मैं इसको बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे कंसीडर करें कि जैसे आपने मीथेन का मॉलिक्यूल देखा होता है, तो मीथेन के मॉलिक्यूल में दरमियान में कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन जो है उसके गिर्द अरेंज होते हैं, तो इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होता है, जिसकी 2 साइडों पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और 2 कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो वहाँ पर लोन पेयर होते हैं। यानी कि जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल है तो उसमें चारों हाइड्रोजन है, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल में सेंटर में ऑक्सीजन है, 2 साइडों पर हाइड्रोजन है और 2 साइडों पर लोन पेयर हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब हम बात करते हैं, जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है ना, तो इट हैव एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक एंड रिफॉर्म्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर। क्योंकि जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो इसके अंदर काइनेटिक मोशंस होती हैं, मॉलिक्यूल्स मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे होते हैं। तो इस केस के अंदर वो क्या करते हैं, वो कभी भी परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं करते, बल्कि उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती रहती है और बनती रहती है। यानी कि एक मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, नेक्स्ट वो मॉलिक्यूल जैसे ही आगे मूव किया तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है, वो मॉलिक्यूल किसी और के साथ जाके क्रिएट कर लेता है, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिफॉर्म और ब्रेक होती रहती है। लेकिन जब वाटर जाता है आइस के केस में, तो आइस इज सॉलिड, और सॉलिड के केस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स परमानेंट हो जाते हैं। जरा पढ़ते हैं इस चीज़ को और फिर देखते हैं डेंसिटी ऑफ आइस के बारे में। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज्ड एंड आइस इज फॉर्म्ड, then molecules become more regular and this regularity extends throughout the whole structure। जब मॉलिक्यूल्स जो है वो आइस की फॉर्मेशन करते हैं, टेम्परेचर वाटर का डिक्रीज किया जाता है, तो मॉलिक्यूलर मोशंस कम होती जाती हैं और इनके अंदर मजीद रेगुलर अरेंजमेंट आती जाती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फिक्स पोजीशन जो है वो अरेंज कर लेते हैं। जब ये फिक्स पोजीशन पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है तो देयर बिकम्स एम्प्टी स्पेसिस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर। तो एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट हो जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। दस when water freezes it occupies 9% more space and its density decreases। जब जो है वो वाटर इस तरह से जो है आइस की फॉर्म में जाता है, तो जो इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस आती हैं उनकी वजह से 9% ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है आइस रादर दैन लिक्विड वाटर। अब जाहिर सी बात है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप जानते हैं डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। तो जैसे ही 9% वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी जो है वो तकरीबन 9% डिक्रीज कर गई। अब अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो आप जानते हैं जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर रहती है और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमेशा नीचे रहती है। तो जो लिक्विड वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि जो आइस बनी है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो इस वजह से आइस हमेशा वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। द रिजल्ट इज दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, तो आप उसकी रीज़न बिल्कुल इसी तरह से लाइनों के अंदर लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर 4 लाइनों के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप बता सकते हैं कि असल में 9% मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है आइस जब वो लिक्विड से सॉलिड केस में जाती है, ड्यू टू प्रॉपर रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इस वजह से उसका जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज करता है और डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। सेकंड पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज मोर लाइक डायमंड हैविंग ऑक्सीजन इन सेंटर। जो आइस का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल डायमंड की तरह होता है। फर्क सिर्फ ये है कि डायमंड के अंदर सारे एटम्स कार्बन के हैं, जबकि वाटर के अंदर सेंटर में ऑक्सीजन है और साइडों के ऊपर उसी तरीके से हाइड्रोजन्स हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो ये देखें, एक ट्राई मैंने की है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, लेट्स सपोज ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दरमियान में ऑक्सीजन और साइडों पर ये हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन और इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दरमियान
ये जो लोन पेयर होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक इसका बन गया। इसी ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा लोन पेयर है वो इस साइड पर है, तो यहाँ पर आके दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, बल्कि ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से जो दो इसके लोन पेयर हैं उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए यहाँ पर। इसी तरह से इसके पास दो हाइड्रोजन्स भी हैं, तो वो दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये एक टेट्राहेड्रॉन है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। जिस तरह से आप देखें तो ये सेंटर में ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इस तरह से जो है ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आ जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है इसने इसी तरह का हर वाटर मॉलिक्यूल ने टेट्राहेड्रल अरेंज करना है। तो वो जरा देखें, नीचे उसने टेट्राहेड्रल बनाया, इसके साथ ये उसका एक वाटर मॉलिक्यूल, ये आगे उसका दूसरा अटैच हो गया, ये उसके आगे तीसरा अटैच हो गया। सिमिलरली ये आगे जो है वो अगर इसकी बात करें तो इसने भी आगे तीन बनाए, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक यहाँ पर इस तरफ। सिमिलरली इस वाटर मॉलिक्यूल ने भी यहाँ पर क्रिएट किया, एक इस तरफ बॉन्ड, एक इस तरफ बॉन्ड और एक इस तरफ बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि ये सारे ही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर मौजूद हैं। और डायमंड का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है, जैसा मैंने यहाँ पर है वो आइस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो ये आइस का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। सिमिलर स्ट्रक्चर मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर यहाँ पर दिखाया हुआ है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हर वाटर मॉलिक्यूल उसी तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग किए हुए हैं। तो ज़रा देखें यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने शो किया है। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में बना हुआ है। ये एक उसने ऐसे रिंग जो है वो प्रॉपर शो की है, लेकिन बाकी रिंग्स इसी तरह से बैक साइड पर भी बनी हुई हैं, तो उनको थोड़ा सा उसने जो है वो कलर थोड़ा चेंज किया ताकि पता चले कि ये थोड़ा सा बैक स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जब पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरी आइस के अंदर जो है क्रिएट होता है तो देयर बिकम्स एम्प्टी स्पेसिस। जैसे देखें ना, ये एक टेट्राहेड्रॉन है यहाँ तक, तो इधर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। इस एम्प्टी स्पेस की वजह से आइस का वॉल्यूम 9% जो है वो इंक्रीज कर जाता है और डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से आइस हमेशा लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, एक्वेटिक लाइफ को इसका बड़ा फ़ायदा है। तो एक्वेटिक लाइफ अंडर आइस, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस causes water in ponds and lakes to freeze from surface to the downward direction। क्या होता है कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा ये है कि डेंसिटी कम होने की वजह से, आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से जो हमेशा वाटर है पॉन्ड्स के अंदर और लेक्स के अंदर, वो हमेशा सरफेस की तरफ से जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है वो फ्रीज होता जाता है। इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या है, व्हेन द वाटर अटेन्स टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस बाय द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन सराउंडिंग, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, सर्दियों का मौसम आता है तो टेम्परेचर जब फॉल करता जाता है, तो जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो जो वाटर की डेंसिटी है यहीं से कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो लेस डेंस वाटर होता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा, एज द आउटर एटमॉस्फेयर बिकम्स फर्दर कोल्ड द वाटर एट द सरफेस बिकम्स लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अ स्टेज रीचेस इट फ्रीजेस, एक स्टेज आती है जिसके ऊपर जाके ये फ्रीज कर जाता है। दिस लेयर ऑफ आइस इंसुलेट्स द वाटर अंडरनीथ फॉर फर्दर हीट लॉस, तो ये ऊपर आइस की एक लेयर बन जाती है। जब ये आइस की एक लेयर बनती है ना, तो आइस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो फ्रीली मूव कर सके। तो अगर आइस जो है वो इस तरह से लेयर बना देगी तो आइस के लेयर बनने की वजह से उसके अंदर जो है वो कोई भी अब नीचे की तरफ मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा। तो अगर मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं है तो उस वजह से कभी भी फर्दर हीट लॉस नहीं हो सकती, क्योंकि आपने हीट ट्रांसफर का फिनोमेना पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, जहां पर आपने ये बात की थी कि हीट ट्रांसफर इस वजह से होती है कि जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, कोलिजन्स करते हैं, तो यहाँ पर तो उनकी कोलिजन्स ही नहीं रही। तो अगर वो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो हीट लॉस नहीं होती, उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो जो नीचे वाला पानी है अब वो फर्दर फ्रीज होने से जो है वो बच जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि एक ब्लैंकेट ऑफ जो है वो इसके ऊपर बन जाता है और इसकी वजह से फिश और प्लांट
सर्वाइव कर सकते हैं अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ। तो कई माह तक जो है वो इस तरीके से फिश और प्लांट्स वगैरह जो है वो नीचे इस ब्लैंकेट ऑफ आइस के सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्दियों के अंदर ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक फ़ायदा है कि एक्वेटिक लाइफ जिंदा रहती है। इस तरह के जो पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं, जिस तरह से सीज वगैरह भी हैं, तो सी के अंदर भी ऐसे ही सेम फिनोमेना है, तो नीचे लिक्विड वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। In short, we can say the pattern of life for plants and animals would have been totally different in the absence of hydrogen bonding in water। तो ये स्टेटमेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आती होती है कि आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। तो ये हमने ऊपर सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती और वाटर जो आइस है वो ऊपर की तरफ फ्रीज ना होती, तो ये अगर नीचे वाला सारा वाटर फ्रीज हो जाता तो एक्वेटिक लाइफ उसमें ज़िंदा नहीं रह सकती थी। और यही इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एक्वेटिक लाइफ सर्दियों के अंदर जो है वो ज़िंदा रहती है। दूसरा यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि आप बताएं कि हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव अंडर द आइस इन द कोल्ड विंटर। तो ये आप बता सकते हैं कि ये किस तरह से नीचे जो है वो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डिटेल के अंदर आपने इस टॉपिक को लिखना है, साथ में आपने आइस का स्ट्रक्चर जो है वो लाजमी ड्रॉ करना है, जितना यहाँ पर जो है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इससे नीचे भी ड्रॉ हो सकता है, लेकिन आप इससे नीचे ड्रॉ करने की कोशिश अगर ना करें तो यहीं तक ज़्यादा बेटर है, आप इतना स्ट्रक्चर जो है इसका ड्रॉ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है द क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं इनका क्लींजिंग एक्शन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। वो कैसे? तो जो हमारे पास सोप और डिटर्जेंट हैं असल में इनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इनका हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। जैसे कि हाइड्रोफिलिक जो होता है वो इनका पोलर ग्रुप होता है, और जो सोप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है विद द हाइड्रोफिलिक पार्ट विद वाटर। तो वाटर के साथ उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जबकि जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और वो कभी भी वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, एंड दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर विच बॉन्ड विद द स्टेन्स। वो जाके बनाता है उन स्टेन्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जो स्टेन्स वगैरह कपड़ों के ऊपर लगे होते हैं, और वो ज़्यादातर नॉन पोलर के नेचर के होते हैं। इसका मतलब है वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो नॉन पोलर नेचर का है, और स्टेन्स भी नॉन पोलर नेचर के हैं, जैसे ऑयल है, ग्रीज है, इस तरह का कोई भी अगर स्टेन लगा हुआ है कपड़ों के ऊपर तो वो स्टेन को अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। जब स्टेन का बॉन्ड उस सोप के मॉलिक्यूल के साथ बना तो सोप का मॉलिक्यूल आगे से अटैच है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वो जब वाटर उस सोप के मॉलिक्यूल को खींचेगा तो सोप का मॉलिक्यूल उस स्टेन को निकाल लेगा। तो दैट्स हम कहते हैं द क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर। ये आपने बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बड़े ज़्यादा जो है वो अपनी बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं बायोलॉजी के अंदर। देखिए उसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं, और प्रोटीन्स आप जानते हैं कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है और साथ में कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। तो जैसा मैंने दिखाया कि इन केस ऑफ राइट हैंडेड हेलिक्स द ग्रुप लाइक NH and CO are vertically adjacent to one another and are linked together by hydrogen bonds। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के जो है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आप राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं, या अल्फा हेलिक्स का नाम दिया जाता है। तो देर आर 3.6 अमाइनो एसिड्स इन वन टर्न ऑफ हेलिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारी बुक के ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक भी है, उसको ट्रू कर लीजिएगा। हमारी बुक के ऊपर ना 27 अमाइनो एसिड्स पर टर्न लिखे हुए हैं, लेकिन असल में ये 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं इन वन टर्न ऑफ हेलिक्स। और ये आपकी बायो की बुक बिल्कुल ठीक कहती है कि 3.6 अमाइनो एसिड्स इन वन टर्न ऑफ हेलिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मैं ज़रा इस हेलिक्स का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास जो है एक अमाइनो एसिड की चेन है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन हम कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब इस तरीके से करती हैं कि यहाँ से ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये वाला एक हाइड्रोजन है, जब ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है जाके बनाते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनाइल है, तो ये तकरीबन इसके अंदर देखें तो आप 3 अमाइनो एसिड या 3.6 अमाइनो एसिड के यूनिट एक टर्न के अंदर जो है आ रहे होते हैं। तो यहाँ तक ये आके आपस में वर्टिकली बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो इधर दिखाया गया है कि ये जो वाइट कलर है ये हाइड्रोजन है और ये जो रेड कलर है ये ऑक्सीजन है। जब ये एक दूसरे के सामने ऐसे वर्टिकली आते हैं तो ये वर्टिकली इनके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और एक अगर आप टर्न के अंदर देखें तो जाहिर सी बात है जस्ट 3.6 अमाइनो एसिड जो है वो एक टर्न के अंदर आ सकते हैं।
3.6 अमाइनो एसिड से ज़्यादा जो है वो एक टर्म के अंदर नहीं आते। तो यही बात यहाँ पर मैंने लिखी है कि प्रोटीन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है अल्फा हेलिक्स, जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से होती है। इसके अलावा दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डीएनए के अंदर, जिसके अंदर 2 स्पाइरल चेन्स होती हैं डीएनए की, विच आर कॉइल्ड अबाउट ईच अदर ऑन अ कॉमन एक्सिस। इन दिस वे दे गिव अ डबल हेलिक्स, जिस केस में ये डबल हेलिक्स बनाते हैं, एंड दिस इज 18 to 20 एंस्ट्रम इन डायामीटर। एंस्ट्रम आप जानते हैं लेंथ का यूनिट है, और 1 एंस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो डीएनए का आप डायामीटर टोटल देख रहे हैं डबल हेलिक्स का, वो तकरीबन 18 to 20 एंस्ट्रम जो है वो डायामीटर होता है। और इसमें आप जानते हैं बेसिस होती हैं थायामीन, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। मैंने बिल्कुल उसका वाज़ेह स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है कि यहाँ से एडेनिन जो NH है, तो यहाँ से आगे थायामीन के पास ऑक्सीजन मौजूद है जहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। दूसरी साइड पर इसका NH है और इधर N है, तो इनके दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, साइटोसिन और गुआनिन के अंदर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होते हैं, जबकि एडेनिन और थायामीन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बड़ा वाजे करके जो है वो दिखाया है, लेकिन आप बुक वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें आप ये दिखाएंगे कि थायामीन और एडेनिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से स्टेबल होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, इन सब के पास ना OH ग्रुप मौजूद होते हैं, और जिनके पास भी ये OH ग्रुप होंगे जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर इन 3 चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो लास्ट के ऊपर इसकी छठी एप्लीकेशन है क्लोथिंग्स के अंदर। आज से कुछ अरसे पहले की बात करें, तकरीबन 20-25 साल पहले की बात, तो उस वक्त जो हमारे फैब्रिक थे, जो हमारा कपड़ा था, वो बिल्कुल नेचुरल था। जैसे कि कॉटन जो है वो नेचुरल कॉटन होता था, तो कहते थे कि कॉटन के कपड़े के अंदर ना कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसको थोड़ा सा खींचा जाता था और वो फट जाता था। अगर किसी ने एक कमीज़ पहनी हुई है, जब वो उतारने लगते थे तो वो अक्सर नीचे से फट जाती थी। तो ये वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम होती थी कि क्लोथिंग के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। कॉटन और सिल्क वगैरह का जो कपड़ा था वो बहुत लाइट होता था और उस कपड़े की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती थी। अब फ़ायदा क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर कुछ सिंथेटिक फाइबर्स बनाए, और सिंथेटिक फाइबर्स ऐड करवाने से कपड़ों की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो इनकी रिजिडिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट आ चुकी है। तो ये किसकी वजह से आई है, तो क्लोथिंग के अंदर जितना भी ये सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है थ्रेड मेकिंग प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसे फाइबर्स ऐड किए गए हैं कॉटन के अंदर और सिल्क के अंदर जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अब हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड भी होता है। तो इस वजह से वो ज़्यादा लंबे अरसे तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो इतनी जल्दी जो है ख़राब भी नहीं होता और फटता भी नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से ऐसी थ्रेड मेकिंग जो है वो पॉसिबल हुई है। 7th के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज है। तो पेंट्स आप जानते हैं कि जो हम वॉल्स के ऊपर करते हैं, डोर्स के ऊपर करते हैं, घरों के अंदर हमने डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर जो है पेंट्स किए होते हैं। तो पेंट्स की जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है, ये जो इसके अंदर एडहेशन की प्रॉपर्टी है, ये जो चिपक जाने वाली प्रॉपर्टी है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। तो पेंट्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं वॉल्स के साथ और इसी तरह से बाकी सर्फेसिस के साथ, जिसकी वजह से पेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अडहेयर होते हैं विद दीज सर्फेसिस। डाइज क्या होती हैं, तो डाइज हम ऐसे जो है वो कंपाउंड को कहते हैं जो कपड़ों को कलर करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको डाई कहा जाता है। तो डाइज जितनी भी आप कहते हैं ना कि ये डाई करवा लें, कपड़ा डाई करवा लें, दुपट्टा डाई करवा लें, तो ये असल में वही बात है कि डाइंग का एक प्रोसेस है, यानी कि वो जो फैब्रिक के ऊपर कलर करते हैं ना उस कलर को ही डाई कहते हैं। तो वो जो डाई करने वाला प्रोसेस है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। आप जानते हैं कई कपड़े होते हैं जिनके ऊपर से कलर बड़ी जल्दी रिमूव हो जाता है, लेकिन कई कपड़े होते हैं उनका कलर बहुत अच्छा जो है वो साथ में बाउंड होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फैब्रिक के अंदर और उस डाई के अंदर जो है पॉसिबल होती हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो फिर कलर जो है वो काफ़ी परमानेंट होता है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो तो कलर उतरना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इस कपड़े के अंदर और पेंट्स के अंदर भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से हम ये सारी एडहेशन प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑब्जर्व करते हैं।